नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्योत्सनास नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का उप आदर्श राज्य सिद्धांत। सबसे पहले शुरू करते हैं सामान्य परिचय से। लॉज में प्लेटो ने आदर्श एवं व्यवहारिकता का समन्वय करके उप आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करने का प्रयत्न किया। यह उप आदर्श राज्य व व्यवहार का मध्य बिंदु है। यह आदर्श तो नहीं है परंतु आदर्श के निकट है। लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है जो उसने अपने जीवन के संध्या काल में लिखा था, जिसका प्रकाशन 347 ईसा पूर्व हुआ था। लॉज 12 भागों में विभक्त है। प्लेटो की बहुत सारी रचनाएं थी, जिसमें सबसे प्रमुख थी रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमैन। जितने भी प्लेटो के बाकी सिद्धांत थे, चाहे न्याय सिद्धांत हो, शिक्षा का सिद्धांत हो, आदर्श राज्य का सिद्धांत हो, दार्शनिक राजा का सिद्धांत हो, साम्यवाद का सिद्धांत हो, ये सारे सिद्धांत जो है रिपब्लिक के अंदर लिखे गए थे। जो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, उसके द्वारा ही हमें इन सब सिद्धांतों का पता चला था। प्लेटो ने अपने समस्त सिद्धांत जो है वो रिपब्लिक के अंतर्गत प्रकाशित किए हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना जो है अपने युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के समय करी थी, पर जब उसके जीवन का अंतकाल चल रहा था, जब उसका संध्या काल चल रहा था, जब उसकी वृद्धावस्था चल रही थी, तब उसने जो अपनी अंतिम पुस्तक लिखी थी वो थी लॉज। लॉज जो है एक ऐसी पुस्तक है जो प्लेटो ने पूरी नहीं की थी। उसके लिखने के दौरान ही प्लेटो की मृत्यु हो गई थी। लॉज पुस्तक पूरी नहीं हुई थी। लॉज जो पुस्तक है प्लेटो की, वो 12 भागों में विभक्त है और इसी पुस्तक के अंतर्गत उसका एक राज्य का सिद्धांत है, उप आदर्श राज्य का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो आदर्श राज्य के सिद्धांत का एक नया रूप है, ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत वह व्यवहारिकता के करीब है। प्लेटो के जितने भी सिद्धांत है, शिक्षा का हो, न्याय का हो, आदर्श राजा का हो, आदर्श राज्य का हो, साम्यवाद का हो, ये सारे व्यवहारिक नहीं थे, काल्पनिक थे और अव्यवहारिक थे, जो सिर्फ कल्पना मात्र लगते थे। परंतु उप आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिकता के करीब है। हाँ, इसके अंदर भी आदर्श की बातें की गई है, परंतु आदर्श के साथ साथ इसमें व्यवहारिक जीवन को भी अपनाया गया है। पहले जितने भी सिद्धांत जो रिपब्लिक के अंतर्गत दिए गए थे वो काल्पनिक थे, अव्यवहारिक थे, जिन्हें वास्तविक जीवन में नहीं उतारा जा सकता था और ये सिर्फ कल्पना लगते थे। परंतु उप आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है उसके अंदर आदर्श की बात तो की गई है, परंतु वो सच्चाई यथार्थ जीवन के और व्यवहारिक जीवन के बहुत ज्यादा करीब है। प्लेटो का जो ये उप आदर्श राज्य सिद्धांत है, इसके अंतर्गत प्लेटो ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, आदर्श राजा का हो, आदर्श राज्य का हो, न्याय का हो, साम्यवाद का हो, शिक्षा का हो, इन सारे सिद्धांतों का संशोधन रूप है उप आदर्श राज्य सिद्धांत। जो भी गलतियां उन्होंने इन बाकी सिद्धांतों में उन्हें नजर आई थी, उनका सुधार इस उप आदर्श राज्य के अंतर्गत उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आगे चलते हैं प्लेटो का उप आदर्श राज्य प्रमुख व्यवस्थाएं और सिद्धांत। प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य सिद्धांत है वो सारे जो सिद्धांत है उनका संशोधन है, उनमें सुधार है। तो जो भी कमियां उन सिद्धांतों में रह गई थी वो इसके अंतर्गत प्रस्तुत है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना करी थी। आदर्श राज्य का जो नया रूप है वो उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति है। प्लेटो ने बताया है कि एक जो राज्य होता है उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए, उसके आसपास की भौगोलिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। इसका पहला पॉइंट है राज्य को समुद्र तट से पर्याप्त दूर रहना चाहिए। प्लेटो ने बताया है कि जो राज्य है वो समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे से थोड़ा दूरी पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि समुद्र के पास जो है तूफान, चक्रवात आदि की समस्याओं के कारण राज्य के उजड़ जाने की समस्या और संभावना भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए प्लेटो चाहता था कि राज्य जो है समुद्र के किनारों से थोड़ा दूर रहे। दूसरा पॉइंट है राज्य चारों ओर सुरक्षित सीमाओं से घिरा हुआ हो। राज्य के चारों ओर प्राकृतिक सीमाएं ऐसी हो जो कि राज्य को सुरक्षा प्रदान करे। तीसरा पॉइंट है राज्य कृषि प्रधान होना चाहिए। प्लेटो ने बताया है कि उसका राज्य जो है कृषि पर आश्रित होना चाहिए, कृषि प्रधान होना चाहिए। अगला पॉइंट है राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। प्लेटो ने राज्य के अंतर्गत जनसंख्या भी निर्धारित करी है कि जनसंख्या जो है 5040 ही होनी चाहिए।
5040 से ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, राज्य को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जनसंख्या ना तो अधिक हो और ना ही इससे कम हो। तो मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया है कि राज्य की जनसंख्या कितनी हो, ना तो 5040 से ज़्यादा हो, ना ही 5040 से कम हो। अगला पॉइंट है, उप आदर्श राज्य की भूमि उपजाऊ तथा क्षेत्रफल काफ़ी अधिक होना चाहिए ताकि जनता स्वस्थ व सुखी रहे। प्लेटो का मानना है कि उप आदर्श राज्य की जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होनी चाहिए ताकि कृषि वहाँ पर आसानी से हो सके। साथ ही क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि अधिक मात्रा में कृषि हो सके और जो 5040 लोग हैं, उनकी आवश्यकता की जितने भी ज़रूरत है, उनकी जितनी भी आवश्यकता है, उन सब की पूर्ति जो है उसी भूमि के अंतर्गत हो सके। साथ ही जो बड़ी भूमि है, वो जनता को स्वस्थ और सुखी भी रख सकेगी। प्लेटो के उप आदर्श राज्य का दूसरा पॉइंट है, उप आदर्श राज्य की आधारशिला कानून की सत्ता। जो पहले प्लेटो ने आदर्श राज्य बताया था, उस आदर्श राज्य में उसने न्याय की व्यवस्था तो करी थी, परंतु कानून की व्यवस्था नहीं करी थी। प्लेटो ने कोई भी कानून नहीं बताया था आदर्श राज्य के अंदर, परंतु इसका सुधार करते हुए प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य के सिद्धांत में कानून की सत्ता को स्वीकार किया है और कानून की व्यवस्था करी है। लॉज का राज्य वह शासन है जिसमें कानून की स्थिति सबसे ऊंची है, शासक और शासित दोनों ही इसके अधीन हैं। ये कहा है सेबाइन ने। सेबाइन ने प्लेटो के उप आदर्श राज्य के बारे में कहा है कि लॉज राज्य का वह शासन है जिसमें कानून की स्थिति सबसे ऊंची है, शासक और शासित दोनों ही इसके अधीन हैं। पहले प्लेटो ने जो आदर्श राज्य सिद्धांत दिया था उसमें कानून की कोई व्यवस्था नहीं करी थी, परंतु जो उप आदर्श राज्य है उसके अंतर्गत उन्होंने कानून की व्यवस्था करी है, जिसके अंतर्गत जो है शासक जो शासन करने वाला राजा है और शासित जो कि जनता है, दोनों ही कानून के अधीन है, कानून के नियंत्रण के बंधन के अंदर है। लॉज में प्लेटो ने दार्शनिक शासक के स्थान पर राज्य के शासन में कानून की सत्ता को स्वीकार किया है। लॉज जो प्लेटो की पुस्तक है, प्लेटो ने क्या किया है, पहले दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था। उसने राजा को सर्वोपरि बताया था, सबसे ऊपर बताया था, परंतु जो उप आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसके अंतर्गत प्लेटो ने जो है दार्शनिक राजा के ऊपर भी जो है कानून की सत्ता को स्थापित किया है। राजा भी जो है कानून को मानेगा और कानून जो है सबसे ऊपर होगा। प्लेटो के कानून की सत्ता को समझने के लिए कुछ बिंदु है जिसके द्वारा हम प्लेटो के कानून को समझ सकते हैं। पहला बिंदु है कानून से तात्पर्य। प्लेटो ने जो कानून बताया है उसका मतलब क्या है। कानून सभ्यता का सृजक है। मनुष्य का व्यवहारिक विवेक तथा ऐतिहासिक अनुभव ही कानून की सृष्टि करता है। प्लेटो ने जो है कानून की परिभाषा बताई है, कानून का मतलब बताया है कि कानून क्या है, हमारी सभ्यता का सृजक है, सभ्यता को जन्म देने वाला है, उसका विकास करने वाला है। मनुष्य का व्यवहारिक विवेक है, मनुष्य का जो भी विवेक है और जो ऐतिहासिक अनुभव है वो सब क्या है, कानून है। कोई भी नगर मानव शासकों द्वारा शासित न होकर कानून द्वारा शासित हो, यही मेरा सिद्धांत है, ये कहा है प्लेटो ने। प्लेटो ने कभी भी कानून की सत्ता को नहीं अपनाया था, उसने सिर्फ राजा की व्यवस्था करी थी जो कि पूरे राज्य का संचालन करेगा। परंतु आज वही प्लेटो उप आदर्श राज्य के अंतर्गत ये बोलता है कि मानव जो है शासकों द्वारा शासित न होकर कानून द्वारा शासित हो, यही मेरा सिद्धांत है। उसने बताया है कि जितने भी मानव है जो कि नगर के अंदर निवास करेंगे वो किसी शासक के नियंत्रण से शासित नहीं होंगे, बल्कि शासक स्वयं भी एक कानून के द्वारा शासन का संचालन करेगा और समस्त मनुष्य जो है कानून के अधीन होंगे। ये प्लेटो का सिद्धांत है। दूसरा पॉइंट है कानून की आवश्यकता। प्लेटो ने दूसरी बात बताई है कि पहले तो कानून का अर्थ बताया, अब ये बता रहा है कि हमें कानून की आवश्यकता ही क्यों है। कानून की आवश्यकता प्लेटो के अनुसार उस अच्छाई की जानकारी प्राप्त करने के लिए होती है जो सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने तथा ऐसा करके व्यक्तिगत जीवन की उच्चता का द्वार खोल दे। अब प्लेटो ने बताया है कि कानून की आवश्यकता कैसे पड़ गई। जब उसने पहले सिद्धांत दिया था आदर्श राज्य का, आदर्श न्याय का, तब तो उसने कानून की व्यवस्था नहीं करी, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि उसने कानून की व्यवस्था करी। कानून की आवश्यकता इसलिए हो गई ताकि अच्छाई की जानकारी हमें प्राप्त होती रहे, ऐसी अच्छाई जिससे कि सामाजिक जीवन क्या है, बहुत श्रेष्ठ बने।
ऐसी अच्छाई जिससे कि सामाजिक जीवन श्रेष्ठ बने, अच्छा बने और व्यक्तिगत जीवन जो है उसका स्तर ऊंचा होता जाए, वो और ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ये सब जो है कानून के द्वारा ही हो सकता है, इसीलिए कानून की आवश्यकता पड़ी। तीसरा है कानून की उत्पत्ति। अब प्लेटो ने बताया है कि कानून की उत्पत्ति कैसे हुई है, कानून ने कैसे जन्म लिया है। प्लेटो ने विधि निर्माण को एक कला माना है और इस कला के कलाकार विधायक को माना है। प्लेटो ने विधायक को इसलिए जरूरी माना है क्योंकि रीति रिवाजों तथा रूढ़ियों से वही सामान्य हित के नियमों का चयन तथा संकलन कर कानून निर्माण कर सकता है। प्लेटो ने विधि निर्माण, विधि यानी कानून निर्माण, विधि का अर्थ क्या है? कानून, कानून, संविधान, ये सब क्या है? विधि है। तो विधि निर्माण के लिए यानी कानून बनाने को जो है प्लेटो ने एक कला माना है। उस कला का कलाकार कौन है? विधायक। यानी कानून बनाना किसका काम है? कानून का निर्माण करना किसका काम है? विधायक का। अब विधायक को ही क्यों चुना है? क्योंकि विधायक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पुराने रीति रिवाज और रूढ़ियों, उन सबकी जो है सामान्य नियमों की जानकारी होगी, सामान्य हित के जितने भी नियम हैं उन सब की जानकारी होगी और वही जो है इन सब नियमों का संकलन करके जो है कानून का निर्माण कर सकता है। यानी विधायक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करेगा? कानून का निर्माण करेगा। और किस आधार पर करेगा? पुराने रीति रिवाजों और रूढ़ियों के जो सामान्य हित के नियम हैं उन सबको चयन करेगा, उन सबको जांचेगा, परखेगा और उनका संकलन करके कानून का निर्माण करेगा। चौथा पॉइंट है कानून की प्रभुता या सर्वोच्चता। अब प्लेटो ने कानून को जन्म दे दिया है तो कानून को उसने क्या बताया है? प्रभुता बताई है, सर्वोच्चता बताई है। प्लेटो ने कानून को सबसे ऊपर रखा है। प्लेटो के अनुसार कानून द्वारा संचालित होने वाले राज्य में कानून सर्वोपरि होना चाहिए और श्रेष्ठ सभी तत्व उसके आश्रित होने चाहिए। लॉज के अनुसार राज्य का शासन कानून के अधीन होना चाहिए, कानून सरकार के अधीन नहीं। प्लेटो ने पहले जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था उसके अंदर ये बताया था कि जितनी भी जनता है, जितना भी राज्य है, वो सब कुछ राजा के अधीन है। परंतु इसी के विपरीत अब बताया है कि राजा, जनता और राज्य सभी कुछ है कानून के अधीन हो गए। कोई भी शासन, कोई भी शासक और कोई भी राज्य जो है वो कानून से बढ़कर नहीं है। प्लेटो ने बताया है कि कानून द्वारा जो है राज्य संचालित होना चाहिए और एक राज्य में कानून जो है सबसे ऊपर होगा और कानून के अधीन ही सभी लोग होंगे और कानून किसी से के भी आश्रित नहीं होगा, किसी के भी बंधन में कानून नहीं होगा। कानून का पालन जो है वो शासित करेगा और शासक भी करेगा। जो राज कर रहा है और जिसके ऊपर राज हो रहा है वो दोनों ही कानून का पालन करेंगे। पांचवा पॉइंट है कानून की परिवर्तनीयता। पहले कानून को सर्वोच्चता को स्वीकार कर दिया कि कानून सबसे ऊपर है और कानून में अब क्या बताया है? परिवर्तनीयता, यानी कानून में जो है समय समय पर और आवश्यकता पड़ने पर जो है बदलाव भी किया जा सकता है। प्लेटो ने यह तो स्वीकार किया है कि समय समय पर उचित तथा आवश्यक परिवर्तन कानून में होते रहे, परंतु ये परिवर्तन बहुत कम संख्या में तथा अत्यधिक आवश्यकता पड़ने की स्थिति में ही हो, वो भी केवल राज्य की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में। अब प्लेटो ने ये तो बताया है कि कानून के अंतर्गत समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। कानून के अंदर जो है समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा प्लेटो ने बताया है। पर वो समय कितना होना चाहिए? राज्य की जब स्थापना हो उसके प्रारंभिक वर्षों में ही वो परिवर्तन होंगे और वो परिवर्तन जो है बहुत ही कम संख्या में होंगे। बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी परिवर्तन की तभी परिवर्तन होगा। पहले प्लेटो ने आदर्श न्याय और आदर्श राज्य का सिद्धांत बताया था जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी थी, परंतु अब उप आदर्श राज्य में उसने परिवर्तन की अनुमति दी है और वो भी राज्य के कानून में, जो कि सबसे ज्यादा सर्वोच्च होगा, सबसे ज्यादा उच्च होगा और वो किसी के आश्रित नहीं होगा, उसमें भी परिवर्तन की प्लेटो ने अनुमति दी है। अगला पॉइंट है कानून और नैतिकता में साम्य। प्लेटो ने पहले न्याय सिद्धांत दिया था जो कि नैतिकता पर आधारित था और अब कानून के अंदर भी उसने नैतिकता की व्यवस्था करी है। नैतिकता और कानून दोनों के अंदर साम्य स्थापित किया है, दोनों में बराबरी स्थापित की है, एक संतुलन बनाने की कोशिश की है ताकि कानून के द्वारा भी नैतिकता को भंग नहीं किया जा सकता है और नैतिकता कानून के साथ साथ बनी रहे। प्लेटो के अनुसार कानून का पालन केवल शक्ति और राजदंड के बल पर नहीं वरन एक नैतिक शक्ति के द्वारा होना चाहिए। इस कारण हर कानून के साथ एक प्रस्तावना जुड़ी होनी चाहिए।
जिसमें उस कानून का उद्देश्य और औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि नागरिक उस कानून को समझकर प्रसन्नतापूर्वक कानून का पालन करें। प्लेटो का मानना था कि कानून का जो पालन है वो लोग जबरदस्ती नहीं करें, डर की वजह से नहीं करें। उसके जो कानून के पास शक्ति है और जो दंड कानून के द्वारा दिया जाता है, उस बल के आधार पर लोग जो है कानून को नहीं अपनाएं, बल्कि नैतिकता के भाव के कारण अपनाएं। प्लेटो ने कहा है कि हर एक कानून के साथ उसकी एक व्याख्या की जानी चाहिए, एक प्रस्तावना दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत ये बताया जाना चाहिए कि ये कानून क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है और इस कानून का उद्देश्य क्या है, ताकि उसे पढ़कर लोग अपने उस कानून को समझ सके और प्रसन्नतापूर्वक उस कानून का पालन करें। यानी किसी जोर जबरदस्ती, डर और किसी दंड के डर की वजह से कानून का लोग पालन नहीं करें, बल्कि उसे समझकर, उसे जानकर और उसे अपने हित में समझकर उसका पालन करें और खुशी खुशी कानून को अपनाएं। यही समाप्त होता है प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कानून की सत्ता। कानून की जो व्यवस्था नई रूप से की है, प्लेटो ने पहले कानून की कोई व्यवस्था नहीं करी थी, न रिपब्लिक में और न ही स्टेटमेंट में, परंतु लॉज में उसने अपने संध्या काल में जो एक ग्रंथ लिखा था लॉज, उसके अंतर्गत ही उसने कानून की सत्ता को अपनाया था और कानून की व्यवस्था करी है। तीसरा पॉइंट है उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन। आपको पता होगा कि प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था करी थी और साम्यवाद के अंतर्गत संपत्ति और परिवार दोनों ही पॉइंट का विश्लेषण किया था, व्याख्या करी थी। तो उसमें से पारिवारिक जीवन के बारे में उसने जो परिवर्तन किए हैं वो है पारिवारिक जीवन। अपने उप आदर्श राज्य में रिपब्लिक में अभिव्यक्त अपने विवाह संस्था संबंधी विचारों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। प्लेटो का मत है स्त्री तथा पुरुष जब एक दूसरे का पर्याप्त परिचय प्राप्त कर ले तभी विवाह किया जाना उचित है। पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए तथा पुरुष के समान उन्हें अपना कार्य क्षेत्र चुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्लेटो की सदैव से इच्छा रही है कि महिलाओं की प्राकृतिक योग्यता तथा प्रशिक्षण का राज्य के हित में उपयोग हो। प्लेटो का जो परिवार संबंधी साम्यवाद था, उसी का ही नया रूप जो है वो उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन है। प्लेटो के जो परिवार संबंधी साम्यवाद था, उसके अंतर्गत प्लेटो ने परिवार नामक जो संस्था है, परिवार जो की जो व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहा था और परिवार की जो संस्था है, परिवार की जो व्यवस्था है उसका पूरी तरीके से अंत करके एक नई व्यवस्था शुरू करनी चाहिए थी। परंतु लॉज के अंतर उसने अपने पुराने जो नियम है, पुराना जो सिद्धांत है, उसमें संशोधन किया और उसने प्रस्तुत किया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे को तभी विवाह करना चाहिए जब वो एक दूसरे को पर्याप्त रूप से जान ले, पहचान ले और आपस में परिचय प्राप्त कर ले। और इसके अलावा प्लेटो ने अपने पहले सिद्धांत जो परिवार संबंधी सिद्धांत उसने रिपब्लिक में दिया था, उसमें भी उसने बताया था कि स्त्रियों को जो है शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए और अभी भी उसने यही बोला है कि स्त्रियों को जो है शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें भी पुरुषों के समान जो है कार्य क्षेत्र यानी काम करने के अवसर मिलने चाहिए और उन्हें अपना कार्य क्षेत्र चुनने का मौका मिलना चाहिए। और प्लेटो की सदैव से ये इच्छा रही थी कि उनकी जो स्त्रियों की जो प्राकृतिक योग्यता है और जो प्रशिक्षण है उसका राज्य के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। ये बात उसने अपने परिवार संबंधी साम्यवाद में भी कही थी कि स्त्रियों के जो शिक्षा है, उसकी जो योग्यता है, उसका राज्य के हित में प्रयोग किया जाना चाहिए और यही बात उसने पारिवारिक जीवन संबंधी उप आदर्श राज्य में भी की है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक नामक जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत जो संपत्ति संबंधी साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, उसी का नया रूपांतरण, नया रूप है उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था। प्लेटो ने संपत्ति के संभावित कुपरिणामों से राज्य को बचाने के लिए उसने संपत्ति की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाएं निर्धारित करने का प्रयत्न किया है तथा साथ ही संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण की घोषणा भी की है। प्लेटो ने अपने नए सिद्धांत में संपत्ति की व्यवस्था इस तरीके से करी है कि ना तो किसी के पास ज्यादा संपत्ति हो, ना किसी के पास कम संपत्ति हो। संपत्ति की जो है एक सीमा निर्धारित करने का उसने प्रयास किया है और इस सामाजिक नियंत्रण जो है संपत्ति पर स्थापित किया है और संपत्ति से जो दुष्परिणाम होते हैं, जो कुपरिणाम होते हैं, उससे राज्य को बचाने की नए सिद्धांत के अंतर कोशिश की है। प्लेटो ने अपने संपत्ति संबंधी साम्यवाद में भी
संपत्ति के कुपरिणामों से बचने के लिए प्रयास किए थे। उसके अंदर उसने संरक्षक वर्ग यानी जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है उन दोनों के लिए ही संपत्ति को रखना जो है उसका निषेध किया था कि राजा और जो सैनिक है उन दोनों के पास ही संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे उसने संपत्ति के साम्यवाद में व्यवस्था करी थी। परंतु उप आदर्श राज्य में उसने संपत्ति के इस नियम में संशोधन करके ऐसा बताया है कि संपत्ति ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही ज्यादा कम होनी चाहिए, यानी संपत्ति की सीमा निर्धारित करी है। इसके कुछ पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट है, प्लेटो अपने उपादर्श राज्य का प्रमुख आर्थिक आधार कृषि को ही मानता है। यानी पहली चीज कि जितनी भी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जितने भी आर्थिक आधार है वो क्या है, कृषि है। दूसरा पॉइंट है, कृषि से प्राप्त होने वाली उतनी ही पैदावार श्रेष्ठ है जितनी राज्य के लोगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। अभी बताया कि उसने जो है संपत्ति पर नियंत्रण स्थापित किया है, न तो संपत्ति अधिक होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। तो प्लेटो ने बोला है कि कृषि उतनी ही होनी चाहिए, कृषि से मिलने वाली पैदावार जो संपत्ति है, जो अनाज है या जो भी संपत्ति से प्राप्त हो रही है पैदावार, वो उतनी ही होनी चाहिए जिससे कि राज्य में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनके आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इससे ना तो अधिक उत्पत्ति होनी चाहिए ना ही कम उत्पत्ति होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, भू संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। प्लेटो ने बताया है कि राज्य की जितनी भी भूमि है वो सभी नागरिकों में बराबर बटी होनी चाहिए, सभी के पास समान भूमि का वितरण होना चाहिए। अगला पॉइंट है, नागरिकों के पास सोना चांदी नहीं रहने दी जानी चाहिए। यही बात उसने अपने साम्यवाद के सिद्धांत में भी कही थी कि जो संरक्षक वर्ग है जिसके अंदर सैनिक वर्ग और शासक वर्ग यानी सैनिक और जो राजा है इनके पास सोना चांदी किसी भी तरह की मुद्रा नहीं होनी चाहिए। यही बात इसने अब समस्त नागरिकों के लिए कर दी है कि किसी भी नागरिक के पास सोना और चांदी दोनों ही नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, सूदखोरी एक घृणित कार्य है जिसका निषेध होना चाहिए। इसने एक नियम बनाया है कि राज्य के अंदर सूदखोरी नहीं होनी चाहिए और इसे एक घृणित कार्य बताया जाना चाहिए और इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, निषेध कर दिया जाना चाहिए। अब पांचवा पॉइंट है, उप आदर्श राज्य में शासन का स्वरूप। प्लेटो ने सिद्धांत में बताने की कोशिश की है कि राज्य की शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, शासन कैसे होना चाहिए और शासन कैसे किया जाना चाहिए। प्लेटो राज्य की शासन प्रणाली के बारे में निम्न व्यवस्थाएं करता है। पहला पॉइंट है, शासन चलाने के लिए एक लोकप्रिय साधारण सभा होगी। राज्य के सभी 5040 नागरिक इस सभा के सदस्य होंगे। सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी। इस सभा का प्रमुख कार्य राज्य की अन्य संस्थाओं के सदस्यों को चुनना होगा। राज्य का शासन कैसा होगा ये बताने के लिए प्लेटो ने बताया है कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी होगी, 5040। ये सभी 5040 नागरिक मिलकर एक सभा बनाएंगे। इस सभा को क्या बोलेंगे, साधारण सभा। और इस साधारण सभा में जो है सभी लोग शामिल होंगे, राज्य की समस्त जनता शामिल होगी और वर्ष में एक साल में एक बार इनकी बैठक होगी और इनका कार्य क्या होगा, राज्य की जितनी भी और जो संस्थाएं हैं उनके सदस्यों का चुनाव करना। दूसरा पॉइंट है, राज्य में एक सलाहकार बोर्ड होगा। इसके सदस्यों की संख्या 37 होगी जिसका चुनाव साधारण सभा करेगी। इन सदस्यों की आयु 50 से 70 के बीच होगी। इनका चुनाव तिहरी चुनाव प्रणाली के आधार पर होगा। इसके अनुसार 5040 सदस्यों की लोकप्रिय साधारण सभा में से पहले 300 उम्मीदवार चुने जाएंगे। उन 300 में से फिर 100 चुने जाएंगे और तत्पश्चात 100 में से 37 चुने जाएंगे। ये कानून के संरक्षक होंगे। सलाहकार बोर्ड का कार्य परामर्श देना होगा। सबसे पहले सभा कौन सी थी, लोकप्रिय साधारण सभा। ये जो है राज्य की टोटल जनसंख्या होगी, वो सारी जनसंख्या क्यों कहलाएगी, लोकप्रिय साधारण सभा। ये जो लोकप्रिय साधारण सभा है इसका काम क्या है, अन्य संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव करना। तो एक और बोर्ड बनाई जाएगी जिसका नाम होगा सलाहकार बोर्ड या सलाहकार समिति। ये जो सलाहकार बोर्ड है इसे कौन चुनेगा, साधारण सभा चुनेगी। सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 37।
अगर सलाहकार बोर्ड का किसी को सदस्य बनना है तो उसकी योग्यता क्या होगी कि उस सदस्य की आयु जो है वो 50 से 70 के बीच में होगी। यानी जो भी व्यक्ति सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनना चाहता है उसकी आयु 50 से 70 के बीच होनी चाहिए। यह सलाहकार बोर्ड के सदस्य बनने की योग्यता है। सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का जो चुनाव है वो तिहरी चुनाव प्रणाली के अंतर्गत होगा। यानी 3 स्तर के आधार पर जो है सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को चुना जाएगा। पहले स्तर के चुनाव में क्या होगा, 5000 जो 40 नागरिक है वो क्या करेंगे, 300 उम्मीदवारों को चुनेंगे। फिर दूसरे स्तर में क्या होगा, उन 300 सदस्यों में से 100 सदस्यों को चुना जाएगा, उन 100 उम्मीदवारों को चुना जाएगा। तीसरे स्तर पर क्या होगा, उन 100 उम्मीदवारों में से 37 उम्मीदवारों को चुना जाएगा, जो कि 37 उम्मीदवार ही सलाहकार बोर्ड के सदस्य कहलाएंगे। ये जो 37 सदस्य चुने जाएंगे अब वो सलाहकार बोर्ड का निर्माण करेंगे, सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगे। और ये सलाहकार बोर्ड काम क्या करेगी, कोई भी कार्य के लिए परामर्श देने का कार्य कौन करेगी, सलाहकार बोर्ड करेगी। यानी सलाहकार बोर्ड का काम क्या हो गया, सलाहकार बोर्ड का काम हो गया परामर्श देना। इसके सदस्यों की संख्या हो गई 37। इसका चुनाव जो है वो तिहरी चुनाव प्रणाली के आधार पर होगा और इसके सदस्यों की आयु क्या होगी या योग्यता क्या होगी कि उनकी आयु जो है 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यही उनकी योग्यता है और यही उनकी आयु सीमा है। इसके अलावा इनका चुनाव तिहरी चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है, जिसमें सबसे पहले 300 उम्मीदवार चुने जाएंगे, उसके बाद में 300 में से 100 उम्मीदवार चुने जाएंगे और 100 में से 37 उम्मीदवारों को चुनकर जो है सलाहकार बोर्ड का सदस्य बना दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, राज्य में सलाहकार बोर्ड के आदेशों को क्रियात्मक रूप देने वाली और वास्तविक रूप में शासन करने वाली एक अन्य संस्था प्रशासनिक परिषद होगी। इसके 360 सदस्य होंगे। यह परिषद स्थानीय एवं बाजार की देखभाल करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति, राज्य को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों के मुकदमे सुनना, यदि कोई कानून बदलने की आवश्यकता हो तो अपनी सहमति देना आदि कार्य करेगी। प्रशासनिक परिषद का कार्यकाल 20 साल होगा। राज्य के अंदर एक और संस्था होगी जिसका नाम होगा प्रशासनिक परिषद। ये क्या काम करेगी, सलाहकार बोर्ड जो है सलाह देने का काम करेगी, परामर्श देने का काम करेगी। उन परामर्शों को यथार्थ जीवन में क्रियान्वित करने का काम कौन करेगा, प्रशासनिक परिषद करेगी। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, 360 सदस्य होंगे। ये जो परिषद है वो स्थानीय एवं बाजार की देखभाल करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, राज्य को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों के मुकदमे को सुनेगी, यदि कोई कानून बदलने की आवश्यकता हो तो अपनी सहमति देगी कि कानून बदलना है या नहीं है। ये 3 कार्य जो है मुख्य रूप से करेगी। इसके अलावा प्रशासनिक परिषद का कार्यकाल कितना होगा, 20 साल। एक और बार रिवीजन कर देते हैं। पहली संस्था क्या होगी, लोकप्रिय साधारण सभा। इसमें जो है राज्य के सभी नागरिक शामिल होंगे और इसकी वर्ष में एक बार मीटिंग जरूर होगी। और ये सारी साधारण सभा, जो लोकप्रिय साधारण सभा, ये क्या काम करेगी, अन्य संस्थाओं का चुनाव करेगी। दूसरी संस्था है सलाहकार बोर्ड। ये क्या काम करेगी, यह किसी भी कार्य करने के लिए परामर्श देने का कार्य करेगी। इसका चुनाव लोकप्रिय साधारण सभा करेगी, तिहरी चुनाव प्रणाली के आधार पर करेगी। इसके सदस्य संख्या जो है 37 होगी और इनका चुनाव जो है तिहरी चुनाव प्रणाली के आधार पर पहले 300 उम्मीदवार चुने जाएंगे, उन 300 में से 100 उम्मीदवार चुने जाएंगे, उन 100 उम्मीदवारों में से 37 सदस्यों को चुना जाएगा और सलाहकार बोर्ड जो है वो परामर्श देने का कार्य करेगी। तीसरी जो संस्था है वो है प्रशासनिक परिषद, जो सलाहकार बोर्ड कार्य करने का परामर्श देगी, उसे यथार्थ रूप में क्रियान्वित करने का काम जो है वो प्रशासनिक परिषद करेगी। उसे वास्तविक रूप देने का, उसे क्रियान्वित करने का काम जो है प्रशासनिक परिषद करेगी। और इनका काम क्या क्या होगा, स्थानीय एवं बाजार की देखभाल करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करना। दूसरा काम होगा राज्य को हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों के मुकदमे सुनना। और तीसरा काम होगा यदि कोई कानून बदलने की आवश्यकता हो तो उसमें अपनी सहमति देना। और इस प्रशासनिक परिषद का कार्यकाल कितना होगा, 20 साल। ये पूरा था शासन का स्वरूप कि शासन कैसे चलाया जाएगा राज्य के अंदर। अगला पॉइंट है छठा, उप आदर्श राज्य का शासन विधान।
शासन विधान से तात्पर्य यह है कि राज्य के शासन के लिए राजतंत्र को अपनाया जाएगा, कुलीन तंत्र की व्यवस्था की जाएगी, लोकतंत्र की व्यवस्था की जाएगी। इनमें से कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाएगा राज्य के शासन को संचालित करने के लिए, यही है शासन विधान। इसके अंदर पहला पॉइंट है, राज्य में लॉज के लिए मिश्र संविधान का निर्माण किया गया है, जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र आदि विधानों के आदर्श तत्वों का मिश्रण है। उप आदर्श राज्य के अंतर्गत जो है मिश्र संविधान या मिश्रित विधान की व्यवस्था करी गई है, जिसके अंतर्गत राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों के ही गुण हैं। प्लेटो ने बालिक मताधिकार तथा वर्ग मताधिकार को अपनाया है। प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य के लिए जो है मताधिकार, वर्ग मताधिकार और बालिक मताधिकार इन दोनों को ही अपनाया है, यानी चुनाव की व्यवस्था करी है। तीसरा पॉइंट है, इस मिश्र संविधान में राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र के सब अवगुणों का पूर्ण अभाव होगा। प्लेटो ने ऐसा मिश्र संविधान बनाया है जिसके अंतर्गत राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों विधानों के तत्व होंगे, गुण होंगे, परंतु इन राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के अंतर जितने भी अवगुण होंगे वो सारे इस विधान से दूर रहेंगे। पूर्ण तरह इस विधान के अंदर इन अवगुणों का अभाव होगा। सातवां पॉइंट है, उप आदर्श राज्य की शिक्षा व्यवस्था। रिपब्लिक की भांति ही लॉज में भी प्लेटो ने शिक्षा को राज्य के आधार स्तंभ के रूप में स्वीकार किया है। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में भी शिक्षा को जो है राज्य का आधार स्तंभ माना था, नींव का पत्थर माना था, नींव माना था। और प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज के अंतर्गत उप आदर्श राज्य के शिक्षा सिद्धांत को भी जो है अपने राज्य का आधार स्तंभ माना है, नींव का पत्थर माना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा पर राजकीय नियंत्रण रहेगा और राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा योजना तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्लेटो ने जो पहले व्यवस्था करी थी उसके अंदर भी शिक्षा की व्यवस्था राजकीय की थी, यानी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि राज्य का हर एक नागरिक जो है वो शिक्षित हो। पहले भी उसने यही व्यवस्था करी थी रिपब्लिक में, और लॉज में भी इसने यही व्यवस्था करी थी। परंतु रिपब्लिक और लॉज के शिक्षा सिद्धांत में यही भेद है कि रिपब्लिक में जो शिक्षा सिद्धांत उसने बताया था उसमें लिखा था कि शिक्षा के सिद्धांत में कोई भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, परंतु लॉज में उसने बताया है कि शिक्षा सिद्धांत में परिस्थितियों के अनुसार जो है परिवर्तन किया जा सकता है और परिस्थितियों के अनुसार ही राज्य में शिक्षा योजना तैयार करने के लिए स्वतंत्रता रहेगी। लॉज में प्लेटो ने शिक्षा के दो स्तरों को स्वीकार किया है। पहला है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा। पहला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा। यह शिक्षा भूलने वाली उम्र से लेकर 10 वर्ष तक के बालकों के लिए होगी, यानी 10 वर्ष तक के जो बालक है उनके लिए यह शिक्षा की व्यवस्था है, जो क्या कहलाएगी, प्राथमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ जो है 10 वर्ष के पश्चात होता है, यानी 10 वर्ष के बाद जो शिक्षा प्रारंभ होगी वो क्या कहलाएगी, माध्यमिक शिक्षा। 8वां पॉइंट है, उप आदर्श राज्य में आत्म संयम का सिद्धांत। लॉज का राज्य आत्म संयम के सिद्धांत पर टिका हुआ है। आत्म संयम से अभिप्राय है कि नागरिक कानून का पालन करे, राज्य की संस्थाओं के प्रति उनके मन में आदर का भाव हो और वे कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए सदा प्रस्तुत रहें। आत्म संयम के अभाव में राज्य का उसी रूप में पतन हो जाता है जैसे अधिक पालों वाला जहाज, अधिक मांस वाला शरीर तथा अधिक शक्ति वाला मन नष्ट हो जाता है। ये कहा है प्लेटो ने। प्लेटो ने आत्म संयम का मतलब बताया है। आत्म संयम का मतलब है कि नागरिक जो है वो कानून का पालन करे, राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका मन लगाकर आदर करे, उनके कार्यों का आदर करे, कानून की जो सर्वोच्चता है, कानून सर्वोपरि है, इस बात को मन से अपनाए, स्वीकार करें। ये सब क्या है, आत्म संयम। अब प्लेटो ने एक कथन भी कहा है कि आत्म संयम के अभाव में राज्य का उसी रूप में अंत हो जाएगा जैसे अधिक पालों वाला जहाज, अधिक मांस वाला शरीर और अधिक शक्ति वाला मन नष्ट हो जाता है। प्लेटो ने बताया कि एक राज्य के अंतर्गत आत्म संयम होना चाहिए, यानी उनके अंदर अपने राज्य के कानून के प्रति आदर होना चाहिए, राज्य की संस्थाओं के प्रति आदर होना चाहिए, नागरिक कानून
का पालन करे, ऐसा भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस प्रकार अधिक पाल वाला जहाज नष्ट हो जाता है, अधिक मांस वाला शरीर नष्ट हो जाता है, अधिक शक्ति वाला मन नष्ट हो जाता है, वैसे ही एक दिन राज्य भी नष्ट हो जाएगा। और राज्य को बनाए रखने के लिए आत्मसंयम अत्यधिक आवश्यक है। नवा पॉइंट है उप आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था। न्याय प्रशासन के लिए राज्य में 4 प्रकार के न्यायालय होंगे। पहले प्लेटो ने किसी न्यायालय की व्यवस्था नहीं करी थी। प्लेटो के अनुसार पहले जो रिपब्लिक में उसने न्याय की व्यवस्था करी थी, उसमें जो आदर्श राजा था, दार्शनिक राजा था, उसने जो निर्णय सुना लिया वही अंतिम निर्णय है और वही न्याय है। और अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करना और किसी और के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, यही न्याय था। किसी भी तरह के न्यायालय की व्यवस्था नहीं करी थी। परंतु उप आदर्श राज्य के सिद्धांत में प्लेटो ने न्याय की व्यवस्था करने के लिए न्यायालय की व्यवस्था भी करी है, जिसमें पहला न्यायालय है स्थायी पंचायती न्यायालय, दूसरा है क्षेत्रीय न्यायालय, तीसरा है विशेष चुने हुए न्यायाधीशों का न्यायालय, चौथा है संपूर्ण जनता का न्यायालय। तो पहला पढ़ते हैं स्थायी पंचायती न्यायालय। यह आपसी झगड़ों का निपटारा करेंगे। स्थायी पंचायती न्यायालय क्या करेंगे? जो आपस में किसी 2 व्यक्तियों में आपस में झगड़े हो गए हैं, उनका निपटारा करेंगे। क्षेत्रीय न्यायालय, यह एक क्षेत्र के निवासियों के व्यक्तिगत झगड़ों का निर्णय करेंगे। यानी किसी क्षेत्र विशेष में अगर किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए तो वह निपटारा जो है वो क्षेत्रीय न्यायालय के अंतर्गत किया जाएगा। तीसरा है विशेष चुने हुए न्यायाधीशों का न्यायालय। इसके न्यायाधीशों को प्रशासनिक अधिकारी चुनेंगे। समस्त राज्य के व्यक्तिगत झगड़े इनके क्षेत्राधिकार में आएंगे। इनके न्यायाधीशों को कौन चुनेंगे? जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो प्रशासनिक काम करेंगे, जो प्रशासनिक जो परिषद है उसके जो सदस्य हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रशासनिक अधिकारी कहलाएंगे। और वही अधिकारी जो है इन न्यायाधीशों का चुनाव करेंगे और जो व्यक्तिगत झगड़े हैं उनके जो क्षेत्राधिकार में आएंगे उनका ये निपटारा करेंगे, उनको ये न्याय प्रदान करेंगे। चौथा है संपूर्ण जनता का न्यायालय। साधारण सभा स्वयं इस न्यायालय का कार्य करेगी। राज्य के प्रमुख तथा राज्य संबंधी सभी झगड़ों का अंतिम निर्णय यही होगा। यानी संपूर्ण जनता का न्यायालय कौन है? जो साधारण सभा है वही यही न्यायालय है। जो संपूर्ण जनता का न्यायालय क्या है? साधारण सभा जो है वो खुद ही इस न्यायालय का काम करेगी और राज्य के जितने भी मुख्य या प्रमुख मुद्दे हैं, राज्य संबंधी जितने भी बड़े बड़े झगड़े हैं, उनका निर्णय यहीं पर होगा। यहीं पर प्लेटो का उप आदर्श राज्य सिद्धांत खत्म होता है। इसके अंतर्गत प्लेटो ने जो अपने पुराने सिद्धांत हैं उनके अंदर संशोधन किया है, साथ में कुछ नई व्यवस्था डाली है। जैसे कानून की सत्ता उसने पहले नहीं मानी थी, अब कानून की सत्ता डाली है। इसी के साथ साथ आत्मसंयम का सिद्धांत जो है उन्होंने नया उप आदर्श राज्य में प्रस्तुत किया है। प्लेटो ने अपने युवा अवस्था के अंदर रिपब्लिक नामक जो ग्रंथ लिखा था उसके अंदर जितने भी सिद्धांत दिए थे वो आदर्श थे, अव्यवहारिक थे, काल्पनिक थे। परंतु उप आदर्श राज्य जो है वो आदर्श तो है, अभी भी कल्पना तो है, परंतु इतनी भी कल्पना नहीं है जिसको यथार्थ जीवन में अपनाया नहीं जा सकता है। जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसको हकीकत में अपनाए जाने की संभावना है, परंतु जो आदर्श राज्य का दिया था, जो रिपब्लिक में जितने भी सिद्धांत दिए थे, जो आदर्श राजा है, आदर्श न्याय है, शिक्षा है, साम्यवाद है, उनको हकीकत की दुनिया में अपनाना संभव नहीं था। वो सारे काल्पनिक थे। तो रिपब्लिक में जो सिद्धांत दिए थे और जो लॉज में सिद्धांत दिए उनमें यही फर्क है कि इसमें अभी भी यथार्थता है और यथार्थ के ये जो सिद्धांत थे वो निकट है, हकीकत के निकट है। ये सारे सिद्धांत जो है लॉज में दिए गए थे और लॉज जो ग्रंथ है वो प्लेटो के अंत के समय में लिखा गया ग्रंथ था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। इसमें जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे वो बहुत ही छोटे छोटे रूप में प्रस्तुत किए गए थे। जो पुराने सिद्धांत थे उनमें प्लेटो ने कुछ संशोधन किए थे और कुछ नई चीजें जोड़ी थी, जिसमें थी कानून की सत्ता और आत्मसंयम का सिद्धांत। ये नया जोड़ा गया था, बाकी सभी जो है उनके पुराने सिद्धांतों में किए गए संशोधन है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। आदर्श राज्य एवं उप आदर्श राज्य एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के विपरीत है। लॉज में वर्णित राज्य आदर्श एवं व्यवहार का मध्य बिंदु है। यह आदर्श तो नहीं परंतु आदर्श के निकट है। उप आदर्श राज्य का रिपब्लिक के आदर्श राज्य की तुलना में व्यवहारिक महत्व है। निष्कर्ष यही निकलता है कि
लॉज क्या है? प्लेटो की पुस्तक है। उसमें जो उन्होंने राज्य का वर्णन किया है वो आदर्श तो नहीं है, व्यवहारिकता के निकट है। आदर्श नहीं है परंतु आदर्श के निकट है। व्यवहारिकता भी है उसके अंतर्गत पर आदर्श भी है। इसी के साथ साथ रिपब्लिक के आदर्श राज्य की तुलना में जो है उप आदर्श राज्य जो है वो व्यवहारिक है। रिपब्लिक में प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की स्थापना करी है उसकी तुलना में उप आदर्श राज्य जो है, जो कि लॉज में बताया गया है, वो व्यवहारिक है। व्यवहारिक ज्ञान जो है, व्यवहारिक जो तत्व है वो उप आदर्श राज्य में मौजूद है, परंतु आदर्श राज्य के अंतर्गत व्यवहारिकता का गुण विद्यमान नहीं है, वो कोरी कल्पना मात्र है। यहीं पर हमारा जो सिद्धांत है वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सिद्धांत समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।